हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है बेसिक से। आप लोग जानकारी लेते चलिए, क्योंकि सीटेट आपका भी बहुत टाइम अगर आप लोग बेसिक से शुरू करते हैं तो देखिए आपका न PYQ में टेंशन होगा, न मॉक टेस्ट में टेंशन होगा। और आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी बन के अगर आप लोग का 6th 7 और ईयर्थ आपका एकदम बेसिक से तैयार है NCERT, तो 100% मैं श्योर बोल रही हूँ कि आप लोग का सीटेट क्वालिफाई होना निश्चित है। तो चलिए पहले अपना बेसिक मजबूत करिए। और आपका फर्स्ट लेसन है आपके NCERT 6th स्टैंडर्ड का, कब क्या कब और कहाँ कैसे। तो ये लेसन जो है आपका बहुत ही आपके सीटेट में समझ लीजिए कि इतना क्वेश्चन इस पर से बनता है। आपके सुलमन किरथल पहाड़ियाँ, बिंद की पहाड़ियाँ, सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए टॉपिक है। तो एक एक टॉपिक आप लोग देखते चलिए। 100% श्योर बोलती हूँ कि आप लोग अगर नोट्स तैयार कर लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग क्या है ना, PYQ, मॉक टेस्ट, ट्रिक ढूंढते रहते हैं। देखिए ट्रिक भी सही है, लेकिन अगर आप लोग का बेसिक नहीं तैयार है ना तो ट्रिक भी काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल पहले अपना बेसिक मजबूत करिए आप लोग। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें एक रशीदा हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सभी को मेरा राम राम राधे राधे। हाँ, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट है लेसन है ये, लोग कहाँ रहते थे। रशीदा जो रहती हैं, रशीदा के माइंड में आता है कि आखिर 100 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, क्या होता होगा, कौन थे यहाँ पे लोग। तो उन पर ये बेसिक से एक स्टोरी है। और ये स्टोरी नहीं, आपकी रियलिटी है कि हम लोग के 100 वर्ष पहले जो लोग रहते थे तो वो सोचती हैं, तो उस पर ये सारी स्टोरी आपकी है। तो नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी जो है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट का शिकार भी यहीं से करते थे। आप लोग समझ रहे हैं ना कि कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक लोग भी थे। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित भी वो लोग थे और भोजन के लिए भी जड़, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह भी किया करते थे। और यहाँ नर्मदा नदी के पास ही वे जानवरों का आखेट और शिकार भी करते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए कहती हैं रशीदा, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ का पता लगाओ। और ये टॉपिक इतना इस पर क्वेश्चन बनता है कि समझ लीजिए आप लोग ये रामबाड़ी है। तो इस लाइन को भी बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथल पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। आपके उत्तर पूर्व में गारो लोग रहते थे तथा मध्य भारत में आपके विंध्य की पहाड़ी। और यहीं से आपका जो चावल हुआ था, कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ विंध्य पहाड़ियों के पास, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। ये टॉपिक देखिए, यही लाइन आपके एकदम सेम एज टू एज यही लाइन आपका उठ के आपके सीटेट में आया है। तो देखिए, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था वो था विंध्य के उत्तर में स्थित है। कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। चलिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी
नदी पर मिल जाती है। लगभग आपका 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग आपका 25,000 वर्ष पूर्व हुआ था। आप क्या कह रहे हैं कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग आपका 2500 वर्ष पूर्व हो गया था। एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा और अगर हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए। और मैं श्योर बोल रही हूँ कि आप लोग का 100% आप लोग का क्वालिफाई होगा। और एज इट इज सेम यही आपका उठ के आपके PYQ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखते चलिए, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखते भी हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ जितना कोशिश करती हूँ ना आप लोगों के लिए, तो बढ़िया कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि फालतू का वीडियो तो रहता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। गंगा नदी तथा सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध जो है अभी वर्तमान में बिहार हो गया है। देखिए क्या दे रहा है कि मगध वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध के जो राजा थे वहाँ के बहुत शक्तिशाली राजा होते थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव देखिए एक एक टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि एक एक अगर आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे ना, जो कंफ्यूज होते हैं आप लोग PYQ मॉक टेस्ट और अपने एग्ज़ाम में, तो कंफ्यूज होने का मौका नहीं मिलेगा। महाद्वीप के ऐसे हिस्सों से दूसरी हिस्सों तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण जोखिम भी भरी होती थी उन लोगों के लिए। फिर भी ये लोग यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, लेकिन काम की तलाश में उन लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। मतलब जो धार्मिक गुरु लोग थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी किया करते थे। उत्सुकतावश मतलब अब मान लीजिए हमारे देश में वास्को डी गामा कहा जाता है ना कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो ऐसे ही उत्सुकतावश ये लोग यात्रा करते थे और लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिला। मतलब उस समय आपका अलबरूनी हमारे देश में आए थे, जो ईरानी थे ना, लेकिन उन लोगों को उनको हमारा समुद्र, हमारे देश की रहन सहन बहुत पसंद है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है। तो ये एक एक टॉपिक आपका बनता है क्वेश्चन में, और ये लोग इसीलिए यात्रा करते थे ताकि एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिले। फिर क्या बोलते हैं, आओ लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आपका ऑप्शन दिया है। तो एक बार फिर से मानचित्र को देखो। आपका पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। मतलब उस समय लोगों को इन सीमाओं को पार करना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन
हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर भी सके। मान लीजिए, देखिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए। देखिए अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक दिन कामयाबी आप लोग का वाही ज़रूर करेगी। तो इसलिए बिल्कुल होपलेस तो होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। चलिए, जिन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर भी सके हैं, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों को इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध कर दिया। देखिए हमारे देश में जो मुस्लिम लोग हैं वर्तमान में क्यों है, ये मुग़ल शासक जो पहले बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था बाबर, तभी से हमारे देश में मुग़ल शासकों की स्थापना हुआ था। तो ऐसे मतलब ये इन लोगों का आवागमन हुआ तो हमारी संस्कृति और हमारे परंपराओं की भी समृद्धि हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कई सौ वर्ष के लोग पत्थर को तराशने और संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं लोग कि कई सौ वर्ष लोग पत्थर को तराशने में लगे रहे, संगीत रचने में लगे रहे, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। मतलब उस समय भी इतना मतलब वो लोग समृद्ध थे कि वो लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक भोजन में भी इतना इंटरेस्ट था, तभी तो वो लोग एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो देखिए पहले तो ये देखिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बन के आया है। देखिए ये हर जगह आपके DLED, UP टेट, BPSC हर क्वेश्चन में आता है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से आया? आपका इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश के इंडिया को कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। देख रहे हैं, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उन लोगों के एक समूह था, उन लोगों को भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इंडिया आपके हिंदोस लोग और इंडोस आपके यूनानी लोगों ने रखा था। ये टॉपिक आपका बहुत ही आपके समझ लीजिए, ये टॉपिक आपका एकदम क्या बताऊँ कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखते चलिए आप लोग एक टॉपिक। देखिए यही तो बोल रही हूँ कि आपके NCERT के बाहर कुछ नहीं आता है। वही लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या आता कहाँ से, मेरा निकल नहीं रहा है। अरे रोने से नहीं होगा, आप लोग कंटिन्यू बेसिक से कोशिश करिए। और देखिए कोशिश कभी हमेशा करना चाहिए और हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। चलिए, लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति आपके ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए, देखिए आपका 3500 वर्ष पुरानी कृति है आपका ऋग्वेद, और एज इट इज़ सेम क्वेश्चन यही आपके CTET में पूछा भी है। इसीलिए बोल रही हूँ कि एक टॉपिक महत्वपूर्ण है आपका 3500 वर्ष। ये भी अगर आप लोग नोट्स बनाते चलते तो अच्छा रहता। वैसे चलिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई नई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कहलाती हैं। मतलब यही पांडुलिपि कहलाती है, जो लोग हाथ से लिखे थे ये पांडुलिपि कहलाती हैं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू से, ये भी एज इट इज़ सेम क्वेश्चन आपके DLED, UP टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके CTET के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बोल रही हूँ कि टॉपिक देखते चलिए, जिसका अर्थ है हाथ से निकलना। आपका मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ है हाथ से निकलना, मेनू का। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। चलिए,
ध्यान से देखते चलिए। देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सीटेट में है, आपके एनसीईआरटी में है। ताड़पत्रों से पांडुलिपियों का एक पृष्ठ है, और ये ऐसा जो टॉपिक दिया रहता है ना, समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता था। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया। ये देख रहे हैं आप लोग, एक सेकेंड रुकिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये आपका ये आपका ताड़ का पत्र है, भुर्ज नामक छाल है, और इसी पर देखिए क्या बोल रहा है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी पांडुलिपि को तुम देख सकते हो यहाँ पर, मतलब यहाँ देखिए आप लोग कि यही है आपका भुर्ज का जो छाल है, और ये ताड़ का वृक्ष है, ताड़ के वृक्ष पर और भुर्ज के छाल पर लिखा जाता था। तो ये देख सकते हैं आप भुर्ज की छाल को, और ये जितना दिख रहा है ना, ये सब पांडुलिपियाँ, ये हम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई अदर लैंग्वेज है, लेकिन ये समझ में हम शायद अभी इसको पढ़ा भी नहीं गया, अप्रागैतिहासिक काल इसीलिए इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा ली। ये भी एज इट इज क्वेश्चन आपके सीटेट में बन के आया है, इसीलिए बोल रही हूँ कि टॉपिक वाइज देखते चलिएगा। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ जो हैं उसको कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ को नष्ट कर दी गई हैं, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तक में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। समझ रहे हैं आप कि इतने वर्षों में जो भी पांडुलिपियां थी उनको कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है, कुछ को नष्ट कर दी गई हैं खुद से। फिर भी कुछ ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं हमारे देश में कि प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिर तथा विहारों में प्राप्त होती हैं, मंदिर में और विहारों में प्राप्त होती हैं। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा भी मिलती है। इन पांडुलिपियों में आपके राजा के धार्मिक मान्यता, उनके व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों का चर्चा मिलता है। इसलिए आप लोग को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग के माइंड में फिट हो। चलिए, इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। मतलब इस पांडुलिपियों के अतिरिक्त हमारे यहाँ इनमें से हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। चलिए, ये भी टॉपिक आप लोग एक एक टॉपिक समझ लीजिए। ध्यान से देखते चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं 100%, और आप लोग रेगुलर अगर क्लास लेते हैं ना, तो मैं 100% श्योर बोलती हूँ ना, जिसका सीटेट में सेकंड पेपर मतलब निकल नहीं रहा है ना, तो मैं श्योर बोल रही हूँ ना कि आप लोग का 100%। हाँ, लेकिन आप लोग के भी ऊपर है, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेंगे तभी कुछ बनेगा। लेकिन सेम एज इट इज़ सेम क्वेश्चन यहीं से बन के आता है, कहीं से बन के नहीं आता है। जो लोग कन्फ्यूज होते हैं ना कि मेरा SST निकल नहीं रहा है, सेकेंड पेपर निकल, रोते फिरते हैं, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्ची बता रहे हैं, आप लोग क्लास लीजिए, और आप लोग को ना बेनिफिट लगे ना तो फिर आप लोग हमसे कहिए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों तथा उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके। ये देख रहे हैं आप लोग, ये लेख है जो पत्थर पर लिखवाया है। ये शायद हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लेख इसलिए लिखवाया जाता था ताकि
अन्य लोग उनके आदेश उसको पढ़ करके और उनके आदेशों का पालन कर सकें, इसीलिए ये पत्थरों पर वो लोग लिखवाते थे लेख। चलिए, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। मतलब पहले के जो राजा रानी लोग थे उन लोगों ने अपने जीवन में भी जो घटनाएं घटी हैं उनको भी उत्कीर्ण करवाया। जो साधारण लोग कुछ थे, समृद्ध रहे होंगे, तो उन लोगों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा करते थे। चलिए, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ था और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ भी आती थी? इसमें मतलब लाभ भी था और आपकी कठिनाइयाँ भी थीं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हाथियों, बर्तन, आभूषण, समझ रहे हैं ना, कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं, प्रयोग में लाई भी जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता। और ये देखिए, एज इट इज ये क्वेश्चन बन के आता है आपके। जो लोग सीटेट अभी दे भी चुके हैं, जिनका नहीं क्वालिफाई होगा उन लोगों को ये पता होगा कि ये इस वर्ड भी आपका आता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण आपका NCERT है। और देख रहे हैं ना कि NCERT के बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं बनता है। और ऐसे ही आपका सोशल साइंस के बाद आपका जो ज्योग्राफी है वो भी आपका NCERT ही है। तो चलिए, ये ख़त्म हो जाता है, फिर आप लोग का ज्योग्राफी भी कराएंगे। लेकिन पहले आप लोग का ये जितने भी आपके हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं 6-7 ईयर तक, पहले इसको कंप्लीट करवा लेंगे, फिर उसको भी करवाएंगे। चलिए, पुरातत्वविद कहलाते थे। और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। एक सेकेंड में आप लोग को कुछ दिखा रही हूँ। ये देख रहे हैं आप बर्तन, ये जितने बर्तन देख रहे हैं ना, ये देखिए, एक प्राचीन नगर में प्राप्त ये पात्र का, ये इसे बर्तन को उस समय पात्र कहा जाता था। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और यहाँ जो दाएं वर्ग दिखा रहा है, ये दाएं वर्ग जो आप लोग देख रहे हैं, ये दाएं वर्ग आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपका एक पुराना चांदी का सिक्का होता था। ये जो आप लोग देखे हैं ना यहाँ पे, ये आपका एक पुराना चांदी का सिक्का होता था। ये आपका पुराना चांदी का सिक्का होता था। और इस तरह की सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो देखिए, बिल्कुल भिन्न है। देखिए, बहुत ज़्यादा भिन्न है। अभी वर्तमान में हम लोग को जितने भी सिक्के चलते हैं, और ये देखिए सिक्का, तो इसमें तो बहुत भिन्न है। और हम लोग का चांदी का सिक्का तो आता नहीं है। चलिए, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर पर पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले भी होते थे। मतलब जो भी इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की होती थी, पकी हुई मिट्टी का बर्तन देख रहे हैं ना, ये पकी हुई मिट्टी का बर्तन है। और कुछ धातु की भी बनी हो सकती हैं, ये धातुएं हैं, चांदी है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग खाते क्या थे। आप लोग देख रहे हैं जो पुरातत्वविद होते हैं लोग, आपके रखाल दास बनर्जी जो थे, वो
पुरातत्ववेत्ता ही कहलाते हैं। पुरातत्ववेत्ता बोलिए चाहे पुरातत्वविद बोलिए उन लोगों को। तो वो लोग जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग खाते क्या थे। अभी आप लोग सुने होंगे एक राखी गढ़ी है, वहाँ पे लोग जब मरते हैं, वर्तमान में नहीं, जब मतलब मरते थे, तो वहाँ पे कुछ बकरी को दफनाने का और कुछ बर्तनों को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है कि मतलब मरने के बाद भी जीवन, वो लोग इतने सुपरस्टिशियस थे कि मतलब उन लोगों को पता था कि मरने के बाद भी जीवन, ऐसा माना गया है कि मतलब मरने के बाद भी वो लोग अपना उनका जीवन मानते थे। इसलिए वहाँ पर मतलब इसी की वजह से मतलब ये लोग ढूंढ रहे हैं ना, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते थे, इसे जानने में उनको मदद मिलती थी। तो वैसे ऐसा जाना मतलब सबको लगता है कि आपके राखी गढ़ी में जो अवशेष मिले हैं बकरी के मानव के साथ बर्तन का, तो मतलब ऐसा माना जाता होगा तभी तो कि मतलब मरने के बाद भी जीवन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? मतलब उन लोगों का कहना है कि यदि वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचे पाते हैं, यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे भी रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे? मतलब उनके कपड़ों का अवशेष मिला होगा। तो देखिए यहाँ पे पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द की प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि वे अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों को प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि पांडुलिपियाँ जो होती हैं, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब कुछ मिल जाता है तो उसके बारे में जानने की एक उत्सुकता बढ़ती है ना, तो रोचक लगेगा ही, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते हैं। जो बीता हुआ है उसका फिर से पुनः हम लोग निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार जो हैं तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अलग अलग समूह के लिए लोगों के इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। देखिए ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन आपके बन गया है सीटेट में, इसीलिए बोल रही हूँ कि एक एक टॉपिक देख रहे हैं ना कितना महत्व। अभी आपका सिक्स स्टैंडर्ड आपका फर्स्ट लेसन है, सोचिए तो इसमें से कितना क्वेश्चन आपके PYQ में आ चुका है। बोल रहा है कि उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय में देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। देखिए क्या बोल रहा है कि अलग अलग समूह के लोग अतीत के अलग अलग मायने थे। मतलब जो पहले समूह था उन लोग के अतीत के अलग अलग मायने भी होते होंगे। उदाहरण के लिए पशुपालक जो लोग थे अथवा कृषक का जीवन जो था राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था।
जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि उस समय में भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज वर्तमान में जो अंडमान द्वीप है, अधिकांश में लोग वहाँ के लोग भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग जो हैं खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। मतलब अभी वर्तमान की ये है अंडमान निकोबार की दशा है कि इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग जो हैं खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। मतलब वर्तमान में जो है वो अतीत में भी यही रीजन था और यही उन लोगों का विद्यमान भी था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दे रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य एक तरह का भेद है, शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। जो लोग शासक पहले के होते थे वो अपने विजय जो भी विजय करते थे उनका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, इसी की वजह से हम लोग को पता चलता है। वो लोग अपना लिखते थे और इसकी वजह से उन लोगों के बारे में हम लोग को पांडुलिपियाँ अभिलेखों के द्वारा हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं। देखिए एज इट इज क्वेश्चन आपके PYQ में क्वेश्चन बन के आया था कि मतलब ये लोग भी रखते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी राइट 1 2 3 ऑप्शन करके 4th दिया था और यही लोग फंस गए थे। और कुछ लोग लगा के भी आए थे, कुछ लोग नहीं लगा के आए थे। और मैं भी CTET का एग्ज़ाम दे रही थी उस समय और ये सेम बोल तो रही हूँ एज इट इज क्वेश्चन यही बन के आया था। तो इसलिए बोल रही हूँ कि एक एक टॉपिक ध्यान दे के चलिए। क्या था देखिए कि पहले के राजा लोग थे वो लोग अपना रखते थे अभिलेखों के द्वारा, पांडुलिपियों के द्वारा अपना लेख लिख के रखते थे। लेकिन जो आम आदमी जैसे हम लोग मिडिल क्लास के लोग रहते थे वो लोग शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक जो थे, पशुपालक थे, जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद भी मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना भी शेष भी है। अभी मतलब बहुत कुछ खोज भी हो रहा है, तो अभी इन लोगों के बारे में जानना बहुत कुछ अभी शेष भी है। चलिए तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये लेसन आप लोग का लंबा होने वाला है। तो मिलेंगे सब लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। अभी आप लोग का लेसन थोड़ा बड़ा होने वाला है और ये भी आपका तिथियों का मतलब भी आपके सेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहीं से कल शुरू करेंगे। और तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया। और हाँ, अगर आप लोग को प्लीज़ पसंद आ रहा हो ना तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, तो कर दिया करो, ठीक है। चलिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।